हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। पिछले पार्ट यानी पार्ट नंबर 1 में हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चाहे वो बायोपेस्टिसाइड हो, बायोपेस्टिसाइड कौन बनाता था, एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से, बहुत फटाफट में, फुर्ती में। हमने क्या क्या देखा? डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, हमने उसके दोनों चीज़ें देखी, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि बिल में क्या प्रोविज़न है, उसमें बात है कि किस किस पर कर सकते हैं, किन किन मुद्दों पर कर सकते हैं, एक डाटा बैंक होना चाहिए और कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी वहाँ पे होनी चाहिए, मीन्स कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल भी होनी चाहिए। तो ऐसे 3-4 उसमें बस पॉइंट थे, इत्तू से पॉइंट थे। mRNA वैक्सीन हमने देखा था, क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो CDSCO के अंदर होते हैं, उन्होंने अप्रूवल दे दिया था। तो हमने पूरा उसका मिनिस्ट्री का देखा था कि कैसे कैसे उसमें अटैच्ड ऑफिस हैं, कैसे उसमें दो अटैच्ड ऑफिस हैं, एक CDSCO है और दूसरा आपका एक आपका CDSCO है और दूसरा आपका एक और ऑफिस है जो आपका दिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है। उसके अंदर कैसे एक CBI की तरह एक CBHI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, जो आपका नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिलीज करता है एनुअली। उसके अलावा वहाँ पर आपको NCDC भी देखने को मिलता है, जो आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। जैसे एक आपका NCDC आपको और दूसरी जगह भी देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लेकिन यहाँ पे भी एक NCDC है। ये वाला जो NCDC है ये आपका सीरो सर्वे करता है अलॉन्ग विद ICMR, रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा करता है। ये सारी चीज़ हमने वहाँ देखी थी। और तीसरी एक बॉडी और देखी थी जो आपकी थी विद रेस्पेक्ट टू नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। तो ये सारी चीज़ें आपकी हमने देखी हैं, अलग अलग कौन सी क्या कहाँ लाई करती है। और CDSCO जिसके अंदर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो वैक्सीन और ड्रग्स को अप्रूवल देते हैं और ट्रायल के लिए भी अप्रूवल देते हैं और सेल वगैरह के लिए भी अप्रूवल देते हैं। उन्हीं में mRNA वैक्सीन के WHO ने 3 तरीके के क्लासिफिकेशन किए हैं, विजन में 2 तरीके के क्लासिफिकेशन थे। उन दोनों से और उन तीनों से जो भी चीज़ें बनती थी हमने कवर कर ली थी। GM क्रॉप में क्या होता है, इवेंट 142 क्या है, और इसके अलावा और भी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी सिर्फ ये नहीं देखती कि बाहर से कुछ आ रहा है तो उसे अप्रूव देना है, क्योंकि अप्रूवल तो भले ही 2-4 साल में एक आध बार कोई अप्रूवल मांग रहा है, तो बाकी टाइम क्या करेगी। इस वजह से कोई भी लैब वगैरह में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी लार्ज स्केल पे कुछ भी रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, उनको भी अप्रूवल, उनको भी रेगुलेट करने का काम GEAC का किया जाता है। और GEAC एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में बनी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एपेक्स बॉडी है और हमने सब ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग हमने देखा था, CSIR का इंडिजेन, और हमने देखा था कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है CSIR का तो इंडिजेन हो गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जीनोम इंडिया है। लेकिन जीनोम इंडिया जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है, वो जीनोम मैपिंग है। ठीक है, जीनोम मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ा था कि जीनोम इंडिया जो है वो जीनोम मैपिंग करती है। जीनोम मैपिंग मतलब जो लैंडमार्क्स आए हैं किसी भी जीन में, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग होती है कि उसका जो अरेंजमेंट है उसके ATGC AUGC वगैरह टाइप की चीज़ों का, यानी कि उसके जो बेस पेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट, बेस पेयर्स कहाँ से, हमने जो नाइट्रोजिनस बेस देखे थे उनका कैसा अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हुई थी। अगर आपने पुराना वीडियो देखा तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आती जा रही होंगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जीनोम सीक्वेंसिंग हमने कवर कर लिया। अदर इंपॉर्टेंट एरियाज में हमने बायोपेस्टिसाइड देखा। बायोपेस्टिसाइड में वर्टिसिलियम लखानी देखा था। जब मैं जाऊँगा बायोपेस्टिसाइड लगाने अपने खेतों में तो मैं वर्टिसिलियम लखानी नाम की क्या पहन के जाऊँगा, फुटवेयर्स। ठीक है, वो हमने देखा था। और बायोपेस्टिसाइड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो वहाँ पे पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूट है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। वो तो वैसे नहीं करोगे, वो तो मतलब नहीं सोचोगे, लेकिन एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमने देखा था नेशनल बायो NBRIC देखा था, NBRIC और BIRAC BIRAC क्या था, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल। ये BIRAC क्या था, BIRAC PSU है। PSU किसके अंदर है, PSU है इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यही चीज़ें तो एग्जाम में याद आएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PSU है। ठीक है, और PSU है तो पैसा भी होगा, तो पैसा किसे देगी, इस NBRIC को, क्योंकि NBRIC जब बनेगा नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च इंडिजनाइजेशन कंसोर्टियम है, यानी PPP प्रोजेक्ट है। PPP प्रोजेक्ट है किस लिए,
बायोमेडिकल रिसर्च, क्यों बायोमेडिकल रिसर्च, जो भी कोविड फैल रखा है वो सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, इसलिए एनब्रिक बना है। और एनब्रिक जो है इसमें फंडिंग वगैरह आ जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन और वो सारी चीज़ें हमने देख ली। ओके, देन मिसलिनियस में एक दो टॉपिक थे। BBX11 आप बचपन से पढ़ रहे हो कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, मैंने कहा नहीं, क्लोरोफिल के पहले एक प्रोटोक्लोरोफिलाइड होता है जो कि BBX11 जिसको रेगुलेट करता है। BBX11 क्या है, एक जीन है। इवेंट 142 क्या था, वो तो वही बीटी ब्रिंजल था। इवेंट होराइजन क्या था, वो तो वही, इवेंट होराइजन तो सर वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, अरे वही अपना ब्लैक होल के अंदर का सेंटर जो होता है, अच्छा सेंटर वो होता है। तो सिंगुलैरिटी क्या होता है, अरे हाँ, सिंगुलैरिटी जो होता है वो सेंटर होता है, और इवेंट होराइजन जो होता है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। अगर इवेंट होराइजन पे पहुंच गए तो फिर सेंटर में ही जाओगे, यानी सिंगुलैरिटी में ही जाओगे, ठीक है। और उसकी रेडियस भी होती है, वो एक अलग टॉपिक है, हम कभी आगे पढ़ेंगे। तो इवेंट होराइजन वहाँ आता है। इवेंट 142 बीटी ब्रिंजल की एक वैरायटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, BBX11 है वो एक जीन है, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की हैं और नहीं की हैं, तो आप ये सुन लीजिए कथा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़ा था, सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस। कहाँ बना था, पुणे में। पुणे में बहुत सारी चीज़ें हैं, पुणे में सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस बन गया, ठीक है, जो ये बन गया। और इसके पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी पुणे में है, और बाकी बहुत सारी पुणे में चीज़ें बनी हुई हैं। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पुणे में है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी थोड़ी सी हालत देख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में आता है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा हमने वहाँ पे नेशनल बायोफार्मा मिशन भी रिलेटेड टॉपिक में देखा था पिछले वीडियो में। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में देखी थी, तभी मैं एकदम तूफानी रफ्तार में बक रहा हूँ, ठीक है, मतलब बोल रहा हूँ। तो नेशनल बायोफार्मा एनालिसिस हमने देखा था, सॉरी नेशनल बायोफार्मा मिशन। और नेशनल बायोफार्मा मिशन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, बिराक। बिराक कहाँ है, PSU कौन सा, बिराक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। अभी तो हमने देखा था ऊपर कहाँ देखा था, कहीं तो देखा था भाई, यहीं देखा था अभी आपका बायोपेस्टिसाइड के अंदर, है ना, सॉरी एनब्रिक में बिराक देखा था, बिराक, ठीक, ओके। सो आप ऐसे याद रख सकते हो, आपके विजन IAS बिल्कुल सॉलिड तैयार होंगे। नाउ नैनो पार्टिकल IPR और डिफेंस। तो नैनो पार्टिकल IPR डिफेंस यहाँ पे देख लो, इसमें टॉपिक नंबर 2 नैनो पार्टिकल हम कवर करेंगे, IPR हम टॉपिक नंबर 3 कवर करेंगे, टॉपिक नंबर 4 बड़ा है तो बाद में देखेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे टॉपिक नंबर 8 यानी कि डिफेंस यहीं पर कवर करेंगे, और बहुत स्पीड में कवर करेंगे। दिस वीडियो इज नॉट फॉर सम पीपल, ओके। अगर मतलब बहुत धीरे धीरे से पढ़ना है तो नहीं है आपके लिए। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में क्या है, और जो मैंने अभी तक बताया वो पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका था, इसलिए कुछ ज़्यादा स्पीड थी, ओके। अब आपको समझ आएगा। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हमें नहीं पता, हमें पहले ये समझाओ नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है, या नैनो मटेरियल क्या होता है, और नैनो स्केल या नैनो मटेरियल क्या होता है, और ये सारी चीज़ें, ठीक। सबसे पहले सिंपल से समझो डेफिनेशन, जो गाइडलाइन आई है। वैसे बेसिकली न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिस नैनो एग्रीकल्चरल इनपुट प्रोडक्ट और नैनो फूड प्रोडक्ट, या उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोल सकते हो, इन पर गाइडलाइन आई है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर में नैनो मटेरियल का एप्लीकेशन, ऐसा करके UPSC मेंस में भी क्वेश्चन के पूरे आसार हैं, और ऐसा क्वेश्चन आ भी चुके हैं। इस लाइन पे, इस ट्रेंड पर UPSC खेलता है, ओके। नाउ डेफिनेशन ऑफ गाइडलाइन, देखो सिंपल। नैनो मटेरियल क्या होता है, नैनो मटेरियल कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर हो। लेकिन 1 से लेके 100 नैनोमीटर क्या, रेडियस, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्या ये क्या होता है 1 से 100 नैनोमीटर। 1 से 100 नैनोमीटर किसी भी एक डायमेंशन में, मतलब मान लो 1 मीटर की मेरे पास रॉड है, लेकिन अगर उसकी विड्थ जो है अगर वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो वो नैनो मटेरियल कहा जाएगा। ये नहीं देखना कि नहीं लेंथ तो भाई 1 मीटर है, ना, एक डायमेंशन कोई भी, अगर लेंथ उसकी लेंथ या तो हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, कुछ भी हो, 1 नैनोमीटर 1 से लेके 100 नैनोमीटर, नॉट 1000, 100 नैनोमीटर। वैसे नैनो मतलब क्या होता है 10 की पावर -9। तो कोई यहाँ पे ये मत कहना कि 100 का मतलब तो भाई ये कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ना, बस 100 नैनोमीटर याद रखो, 1 से लेके 100 तक, क्योंकि 101 कर दोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बिगड़ेगी। 1 से 100 याद रखोगे, पहला पॉइंट ये हो गया। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई, बट एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर कंडीशन, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर कोई इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज हैं और फिनोमेना बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डायमेंशन की वजह से अगर उसमें कोई ऐसा फिनोमेना है, दिस डायमेंशन फॉल आउटसाइड द नैनोस्केल रेंज अप टू 1000 नैनोमीटर। देखो अगर या तो 1 से लेके 100, पहले क्या करोगे,
1 से लेके 100 नैनोमीटर चेक करोगे, पहले तो आप ये लेके बैठ जाओगे कि ठीक है कितना है, अगर इतना हो जाए तो वो नैनो मटेरियल है, टिक। अगर नहीं है तो एक दूसरी कंडीशन और चेक करोगे कि कहीं उसके अंदर उसके साइज की वजह से कोई प्रॉपर्टी इंप्रूव तो नहीं हो रही। अगर वो 100,000 नैनोमीटर तक भी है तो भी उसे हम मान लेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, ये राहत क्यों? देखो सिंपल सी चीज़ ये समझो कि नैनो स्केल पर पहुंचकर पार्टिकल्स अपना नॉर्मल कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस चीज़ को समझो, गोल्ड नैनो पार्टिकल, अगर आप मुझसे अगर कोई नॉर्मल आप गोल्ड देखोगे कैसा होता है, सोना जो होता है वो आपने सब देखा होगा सॉलिड होता है, लेकिन गोल्ड नैनो पार्टिकल जब होता है ना, गोल्ड अगर देखोगे नैनो स्केल पर तो वो नॉर्मल पार्टिकल नहीं होगा, वो लिक्विड में हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको देखना, आप यूट्यूब पे सिंपल सर्च करो, एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनका एक इंटरव्यू है RS TV पर, वो आपको बिल्कुल उस वीडियो में शुरुआत में दिखाएंगे वहां पर कि ये मेरे हाथ में गोल्ड है लेकिन वो लिक्विड में होता है। ठीक है, उसमें लेकर आते हैं, वो दिखाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, नैनो का मतलब ही है कि प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जो प्रॉपर्टीज हम रेगुलर पढ़ते हैं कि ये भाई सॉलिड होता है, हम रेगुलर क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ते हैं कि लिक्विड जो गोल्ड है वो एक सॉलिड है, लेकिन नैनो में वो लिक्विड हो जाता है। तो आप समझ रहे हो, जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है वही चेंज हो गए। अभी तक बचपन से रटते चले जा रहे गोल्ड सॉलिड है, देखते चले जा रहे गोल्ड सॉलिड है, लेकिन गोल्ड हो गया लिक्विड। तो ये नैनो है। नैनो का मतलब एक नई टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही ज्यादा अलग, इससे आप समझ सकते हो। इस वजह से उसकी, ये तो एक एग्जाम्पल है, इससे उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी, तो एक नया एक पूरा फील्ड ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो, पूरी मतलब बेसिक्स चेंज हो जाएंगे, आप समझो। इस वजह से इसका है। तो 2 कंडीशन है, 1 से लेकर 100 तक हो तो ठीक है, बढ़िया बात है। अगर 1000 तक भी हो तो अगर प्रॉपर्टी इंप्रूव हो रही है। दूसरी कंडीशन है नेशनल नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट। तो नाम से यह है कि ऐसे प्रोडक्ट जो इनपुट का काम कर रहे हैं लेकिन वो नैनो स्केल पर हैं, जैसे नैनो फर्टिलाइजर, नैनो सीड्स, है ना, मतलब कुछ भी ऐसा नैनो स्ट्रक्चर पे कोई इनपुट हम दे रहे हैं। सीड्स तो नहीं होगा लेकिन कोई उसमें चीज़ें हम मिला रहे हैं। तो अगेन वही चीज़ है कि 0, 1 और 2 और 3 किसी भी उसमें डायमेंशन में उसका नैनो होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई भी इंटेंडेड एप्लीकेशन ऑन क्रॉप फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग, कोई भी उसमें हम एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का जो इस स्केल में है, जैसे हम कुछ मिला रहे हैं पेट फर्टिलाइजर, जैसे उसी गोल्ड को मान लो हम फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज़ करने लगे, मान लो जस्ट, तो उसको हम वो अपने आप NAIP हो जाएगी वो चीज़। ठीक, इसके अलावा नैनो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो कोई भी प्रोडक्ट जो नैनो स्केल पर है, अगेन जो कंजम्पशन के लिए। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नैनो स्केल में हो वो सारी चीज़ें सेम है, बट यहाँ क्या है, वो एग्रीकल्चर में एज अ इनपुट काम कर रहा है। यानी जैसे मान लो वो जो मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया, वो मान लो कोई फर्टिलाइजर बन जाए तो हम उसको कहेंगे नैनो एग्रीकल्चरल इनपुट प्रोडक्ट, NAIP। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम खाने लगे तो हम बोलेंगे NAP, नैनो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और गाइडलाइन भी इसी की है। गाइडलाइन देखोगे अगर नाम एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट। ठीक है, एक चीज कंजम्पशन वाली, एक चीज इनपुट इन एग्रीकल्चर। कंजम्पशन बाद में हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग। सो दिस इज देयर। नैनो टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया, एक ऐसी अप्लाइड साइंस की, साइंस एंड टेक की एक ऐसी चीज़ है जिसमें नैनो स्केल पर हम काम करते हैं। स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, और नॉर्मली 1 to 100 नैनोमीटर। और अगर 100 भी देखोगे ना तो 10⁻⁷ 7 मीटर तक जा पाएगा, तो 10⁻⁶ से पहले ही रहेगा। इसी वजह से ऊपर एक अपर लिमिट लगा दी। अभी ये 1 नैनोमीटर की, 1 माइक्रोमीटर की अपर लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि ये जो 1000 वाली कंडीशन है ना, अगर ये लगाओगे तो 10⁻⁻⁶ तक हो जाएगा। समझ रहे हो, सिंपल इतना मैथ तो आता होगा ना सबकी, हर किसी को। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम मतलब मैथ नहीं आती, बिल्कुल इतनी भी नहीं आती। CSET के लिए इतनी तो पता होगी ना कि नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। ठीक, 1 से 100 ले रहे हो तो ठीक है, 10⁻⁷ तक जा रहा है, तो हमने मान लिया कि चलो 100 तक है, एक राउंड फिगर। लेकिन 1 माइक्रोमीटर कब आएगा, जब ये वाली कंडीशन आएगी, है ना, समझ रहे हो। 1000 जब 1000 कर दोगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 तक पहुंच जाएगा ना। इसी वजह से ये कंडीशन कर दी कि स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर। और कुछ लोग यहाँ कंफ्यूजन कि बताओ नैनो पढ़ रहे हैं, माइक्रो बोल रहे हैं, तो थोड़ा ये चीज़ समझने की कोशिश करोगे। ये कंडीशन है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग बहुत अच्छे से। अब इससे ज़्यादा अगर नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा देख लीजिए। ओके, देन नेशनल नैनो मिशन, हमने पिछली वीडियो में देखा नेशनल बायो फार्मा मिशन, अब हम देख रहे हैं नेशनल नैनो मिशन। बहुत सारी ये सारी चीज़ें डेवलपिंग में है, डेवलपिंग स्टेज में, और सब में इंडिया बिल्कुल काम कर रहा है। तो 2007 में नेशनल नैनो मिशन आया था, और मिशन जो है वो इसी चीज़ के यूजेस को और इन सब के एप्लीकेशन में देखता है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, और कोई यहाँ पे कोई और
सोचने और समझने की दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। साइंस एंड टेक में ही काम होगा, है ना, कोई लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग है। हाईलाइट्स क्या है इस गाइडलाइन की? गाइडलाइन ने ये बोला है कि अप्लाई होंगे NAIP और NAP और नैनो कंजम्पशन पर। मैंने अभी बता दिया सारी चीज़ें, NAIP और सेंसर मेड फ्रॉम द नैनो मटेरियल दैट रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ क्रॉप्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दे डू नॉट अप्लाई फॉर द कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स और फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो कन्वेंशनल होंगी तो नैनो नहीं होंगी, और नैनो नहीं होंगी तो अप्लाई नहीं होंगी गाइडलाइन, ठीक। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू हेल्प द रिसर्चर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द एग्रीकल्चर और ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो गाइडलाइन इन्हीं चीज़ों के लिए है। ये क्या हो गया? NAIP और ये हो गया ह्यूमन कंजम्पशन वाला। तो इसमें उसको हेल्प करना, एसेट क्वालिटी, एसेस द क्वालिटी ऑफ सेफ्टी। अब पहले तो हम उनको प्रमोट करने के भाई जाओ जाओ बनाओ बनाओ, मज़े में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने बना दिया, फिर हम कह रहे हैं नहीं नहीं तुमने तो ये गलत बना दिया। तो थोड़ा क्वालिटी भी तो देखोगे, नहीं तो बनाओ बनाओ करके कुछ और ही बना दिया, है ना। जैसे प्राइवेट सेक्टर को कह दिया आओ 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 हाड़ दो, और फिर जैसे ही आ गया तो हम कहने लगे नहीं नहीं तुम तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो उसके लिए फिर हम रेगुलेट भी करेंगे, है ना। ये वही चीज़ हो गई कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हमने 1932 में, ये मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, आगे 2-4 पेज बाद ये चीज़ आएंगी, ठीक है। अंतरिक्ष बनाया 1992 में। हमने कहा कि ठीक है प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा, प्राइवेट सेक्टर को मतलब प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन जो है उनकी हम सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करेंगे, तो इसलिए अंतरिक्ष बना 1992 में इसरो के अंदर। फिर बनाया हमने NSIL 2019 में। ये वो टाइम था जब 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बना के हमने उनको बोला कि आओ 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 हाड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, लेफ्ट तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, सबको बुलाया हमने कि कौन चलेगा इसरो लेके, कौन किसको कहाँ जाना है। तो वो चीज़ थी कि हाँ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हमने उनको एनकरेज किया, ठीक है। आने लगे प्राइवेट सेक्टर, अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं अब आने तो लगे, अब प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, इसलिए इस बार हमने क्या करा 2020 में आत्मनिर्भर भारत के अंदर इन स्पेस बना दिया, ठीक है। इन स्पेस बना दिया जो आपकी एक और बॉडी बन गई। ये डिफरेंस है अंतरिक्ष में, NSIL में और इन स्पेस में। इन स्पेस क्या करेगा? क्वालिटी सेट करेगा, मतलब उसको रेगुलेट करेगा कि प्राइवेट सेक्टर कुछ और ही ना करने लगे, है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग। सो इस तरीके से ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये हर जगह लगती है, ये कोई एक जगह नहीं लगती, हर फील्ड में हर ब्यूरोक्रेट, कोई ब्यूरोक्रेट ये नहीं है कि मतलब दैट्स इट, ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि प्री का मामला चल रहा है। एनकरेज इंडियन इनोवेटर एंड इंडस्ट्रीज टू डेवलप नैनो बेस्ड फॉर्मुलेशन, और इनको एनकरेज करना इनोवेटर इंडस्ट्री को, दैट्स इट। गाइडलाइन प्रोवाइडेड फॉर दिस थिंग, सेफ्टी, एफिकेसी और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, इन सब में जो चीज़ें हैं उनको बेसिकली कंडक्टेड अंडर दिस थिंग। तो अभी हमने देखा क्योंकि एग्रीकल्चर की बात है तो फर्टिलाइजर और वो सारी चीज़ों को, एसेंशियल कमोडिटी, फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये सारी गाइडलाइन वहाँ पे उसके सेफ्टी, एफिकेसी, फंक्शनलिटी, टॉक्सिसिटी उन सब की चीज़ों को रेगुलेट करने का बस बेसिक काम हो रहा है। कोई इसमें प्री का सवाल नहीं बनने वाला है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स तो शुड बी कंडक्टेड एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दिस, ठीक है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा नहीं है लेकिन याद रखना कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। दिस इज इट। कोई भी बॉडी आए बिल्कुल उसके बारे में पूरा रिसर्च करनी है, सिर्फ ये पढ़ के बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, ठीक, क्योंकि थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, देन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, मैंने एग्जांपल में जैसा अभी ऊपर बताया था गोल्ड के बारे में, तो सेम यहाँ पे NC4 जो मेरे एनवायरनमेंट के लेक्चर देखे होंगे वो जानते हैं मैं इसको किस तरीके से डील कर चुका हूँ। NC4 को बहुत अच्छे से आर्कटिक सर्किल में, जो हमारा जो आर्कटिक काउंसिल वगैरह है, आर्कटिक काउंसिल में 8 मेंबर हैं और वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ाई हुई हैं, वहाँ NC4 भी है। NC4 ने रिसेंटली मतलब उसकी जो स्टडीज़ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू आपका एनवायरनमेंट और कौन क्या हो रहा है, इंडियन सिस्टम, इंडियन रीजन में क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बॉडी है ना, तो इंडियन रीजन में कैसे क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल क्या हो रहा है, तो इंडियन रीजन में क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी उन्होंने एनालाइज यहाँ पे की हुई थी। तो जो यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है और गोवा यूनिवर्सिटी है, इन्होंने साथ में मिलके सिंथेसाइज किया GNP यूजिंग द साइक्रो टॉलरेंट एंटार्कटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो साइक्रो टॉलरेंट इससे यहाँ पे किया है। तो GNPs क्या हैं? आर बायोकम्पेटेबल, हैव अ हाई सरफेस एरिया, मोर स्टेबिलिटी एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक। और GNPs आर मेल्टेड एट मच लोअर टेम्परेचर
और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो मच लोअर टेम्परेचर 300 देन द बल्क गोल्ड होता है। जो मैंने अभी बताया था कि गोल्ड की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, लिक्विड फेज में आ जाता है, तो वैसे ही इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, नॉन टॉक्सिक हो जाता है। और नॉन टॉक्सिक हो जाता है इसी वजह से, देखो यही एक एग्जाम्पल है, जैसे ऊपर जो हमने देखा था कि कैसे इन चीज़ों को मॉडिफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो गाइडलाइन होंगी उन्हें भी तो मॉडिफाई करना पड़ेगा उसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा सब कुछ। वहाँ पे गाइडलाइन कह रही होगी कि ऐसा नहीं कर सकते, गोल्ड को यूज़ नहीं कर सकते, वो एक मेटल है, ऐसा कुछ होगा, इमेजिनरी, जस्ट इमेजिन ऐसा कुछ होगा, तो उस चीज़ को फिर यहाँ पे रेगुलेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह सब चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। और एडवांटेजेस ऑफ जीएनपी एप्लीकेशन, तो अलग अलग एडवांटेजेस हैं। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये नैनो के एग्जांपल भी है, एडवांटेज आप समझ सकते हो इससे। तो ग्रेटर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि देखो सीधा चीज़ समझो कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अब सरफेस एरिया हमने ऊपर देखा बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ज़्यादा अगर सोलर एनर्जी उसमें यूज़ करोगे तो उसमें ज़्यादा फिर यूज टू फोटोवोल्टिक सेल में यूज़ करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, तो ज़्यादा फिर एनर्जी जनरेट होगी, समझ रहे हो। इसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे थेराप्यूटिक इमेजिंग और ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, नॉन टॉक्सिक है। अब नॉन टॉक्सिक है तो आप उसे मेडिसिन्स में और कोई मतलब जैसे कोई और कर रहे हो कुछ ऐसा, तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे बॉडी के अंदर कुछ चेक वगैरह करना है और वो सारी चीज़ें जो अभी हार्मफुल चीज़ें यूज़ करते हैं तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉन टॉक्सिक भी है और आपका मतलब और भी फ़ायदे हैं। तो नॉन टॉक्सिक तो उससे आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी, क्योंकि नैनो है, नैनो का बहुत ही रिवॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। जो आप देखते हो साइज छोटा होता जा रहा है चीज़ों का, मोबाइल फ़ोन पहले इतने बड़े बड़े और इतना सब होता था, वो चीज़ें नैनो ही है। ये सब चीज़ें जो चीज़ें छोटी होती जा रही हैं, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह, वो सब चीज़ें नैनो जो हैं उसी में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म एग्जाम्पल है, जैसे ट्रांजिस्टर होता है, कंस्ट्रक्टेड ट्रांजिस्टर जिसका नाम है नॉमफेट। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है नॉन नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, तो ये भी जीएनपी से बना है। तो नॉम फैट जो है, ये कोई फैट नहीं है लेकिन फैट है, ठीक, मतलब इससे बना है, याद रखना इसको। और नैनोमिकल्स क्या होता है, नैनोमिकल जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज़ें आपको मेंस में हेल्प करने वाली हैं। आप ये मत सोचना कि बिल्कुल फैक्ट्स हैं ये, लेकिन आगे बहुत, क्योंकि नैनो वाला ये टॉपिक सिंपल सा इंपॉर्टेंट यूपीएससी में है, मेंस में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नैनोमिकल्स क्या है, अगर आपको सिंपल मिकल्स अगर पता हो ना, कि आपने पढ़ा हो अगर सोप का मैकेनिज्म, सोप कैसे काम करता है, जैसे ये मान लो गंदगी है, ठीक, ये गंदगी है, तो उसका एक हाइड्रो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, वो भी कहीं आ जाए तो याद रखना। देखो एक ऐसे बनता है, और ये जो ऐसे ये जो जिगजैग बता रहा हूँ ना, ये होती है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये पानी से, फोबिक मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिया रेबीज में हो जाता है, पानी से डर, फोबिया माने डर, फिलिक माने प्यार, फिलिक माने लव होता है उसका लिटरल मीनिंग। तो हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक माने पानी से दूर नफरत करने वाला। तो क्या होता है, ये जो एंड होता है, ये जो इसका होता है एंड, क्या बोलते हैं, सोप का, एक हाइड्रोफोबिक ऐसा लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो जिसमें चार्ज होता है ऐसा, ठीक। तो क्या होता है, जो गंदगी होती है उसमें ये हाइड्रोफोबिक, क्योंकि पानी से डर रहा है तो गंदगी की तरफ जाएगा, इसमें अटैच हो जाएगा, मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं कपड़े वगैरह में, साबुन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये दूर जाता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी लविंग, आसपास पानी, तो ये पानी वाला इसमें रहेगा, ये इसमें जाएगा, ये फिर जब हम रब करेंगे तो ये खिंचेगा, ये इस तरफ जाएगा और भागेगा और ख़त्म, ठीक। जो डस्ट है वो साफ़ हो गया, जो स्ट्रेन है वो साफ़ हो गया। ऐसा यहाँ हो रहा है। नैनोमिकल भी ऐसा ही है, समझ लो कि यहाँ पे भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आप गंदगी तो नहीं साफ कर रहे क्योंकि अलग चीज़ है, तो यहाँ पे भी लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ ऐसे मान लो, ये जो एंड है लॉन्ग एंड है, ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफिलिक है ऐसा कुछ आउटर, और एक हाइड्रोफोबिक है शेल एंड हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। तो ये पूरा हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है, ऐसे कुछ याद रख सकते हो। तो ग्लोब लाइक है वो हाइड्रो ये वाला है, ठीक है। एडवांटेजेस इससे क्या है, इसको बेसिकली ड्रग डिलीवरी में यूज़ कर रहा है। ड्रग डिलीवरी मतलब अंदर कुछ बॉडी की ड्रग पहुंचाना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है। हमने ऊपर देखा था लो टॉक्सिसिटी होता है ड्रग, और क्या है, स्मॉल भी है इतना ज़्यादा, तो अगर टॉक्सिक भी नहीं है ऊपर से स्मॉल और है,
ठीक है। अब टॉक्सिक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन उसको ले नहीं सकते अंदर, मतलब अंदर मान लो, मतलब समझ रहे हो कि उसका इतना बड़ा साइज है, मान लो कि कुछ और इधर उधर का ऑर्गन, मतलब कहीं लीवर कहीं कुछ भी कहीं घुस गया, कट गया, फट गया, तो दैट्स वाई ये फायदेमंद है, छोटा भी है। सो ऐसा याद रखना है इसको, ठीक है। लो टॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू मिनिमाइज द ड्रग डिग्रेडेशन, एबिलिटी टू परमिट टिश्यू ईजिली, जो सारी चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें हैं, ठीक है। सो दिस इज देयर। देन IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 यहाँ पे लाया हुआ है। तो पेटेंट एक्ट है हमारे पास ओरिजिनल वाला पेटेंट एक्ट, अब उसमें अमेंडमेंट करा जा रहा है रूल्स में, 2020 में रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो अमेंडमेंट न्यू यहाँ पे सिंपल सा क्या है, अमेंडमेंट में क्या लाया जा रहा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन बस दिया है तो आप पढ़ लो कि यहाँ पे क्या है। सिंपल सा ये है कि ये फॉर्म 27 होता था, ये देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई क्यों लेता है, मैंने अगर कोई चीज़ बनाई तो मैं पेटेंट का राइट्स लूँगा, क्यों लूँगा पेटेंट का राइट, ताकि मैं उसका किसी और मतलब एक प्रॉफिट के लिए, कि मैंने कोई चीज़ मेरे दिमाग से बनी है, मेरे इंटेलेक्चुअल से कोई चीज़ बनी है, तो मैं उसका प्रॉफिट लूँ, उसका कॉमर्शलाइजेशन करूँ, मैं बताऊँगा कि कौन उसका यूज़ करेगा, मैं उसे ऑब्वियसली पैसे दे के का लाइसेंस दे दूंगा किसी को, और आप मतलब इस तरीके से मैं उससे मतलब समझ रहे हो कि सिंपल सा लॉजिक होता है। कोई दवा बना दी मैंने तो मैं सोचूंगा कि कोई और ना उसको बना पाए, तो मैं बनाऊंगा, फिर मैं लाइसेंस दूंगा, पैसे लूँगा, पैसे कमाऊंगा, तो यही तो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म 27 जो है उसमें था कि फॉर्म जो प्रिस्क्राइब करता है पेटेंटीज और लाइसेंसीज, मतलब मैंने मेरा पास पेटेंट है लेकिन मैंने किसी को लाइसेंस दे दिया तो वो लाइसेंसीज भी है, तो उसमें सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं, आपने कितना किस एक्सटेंट तक आपने उस चीज़ का यूज़ किया, ठीक है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जो पेटेंट है उसमें मैंडेटरी अंडर 19 फॉर एवरी पेटेंटी एंड एवरी लाइसेंसी टू फाइल स्टेटमेंट, कि आपने किस एक्सटेंट तक, किस हद तक उस चीज़ का यूज़ किया, कितना उसका कॉमर्शियल यूज़ किया, कितना उस पेटेंट से क्या किया इंडियन टेरिटरी में, ठीक ये चीज़। इसके अलावा फर्निश्ड इन रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर विद इन 6 मंथ एक्सपायरी, अर्लियर इट वॉज 3 मंथ, ठीक है। अब क्या हुआ है, पहले इसको 3 महीने में फिल करके भरना पड़ता था कि आपने किस हद तक, कि कोई हद तो पार नहीं करती, तो हद कर दी आपने, ना होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा बनाए रखना है आपको। 3 महीने में करना था, आप 6 कर दिया, क्यों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, इसने यहाँ पे एक और कर दिया कि मल्टीपल पेटेंट्स के लिए, मतलब मान लो मैंने 4 पेटेंट, जैसे मान लो कोई कंपनी है जैसे सिप्ला है, या कोई ऐसी जैसे अभी सीरम इंस्टीट्यूट है या एस्ट्राजेनेका, ये मान लो कोई है, तो वो एक ड्रग थोड़ी ना बनाते, इतने सारे हैं, इतने सारों का पेटेंट होगा, तो एक ही फॉर्म में सबके आप भर दो कि हमारे पास निम्नलिखित ड्रग्स, या वी हैव द फॉलोइंग पेटेंट्स, ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन गो फॉर इट, सो दिस इज देयर, ओके, समझ आ गया। इसके अलावा IPR में मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल लेवल पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कॉपीराइट के बारे में भी आएगा, लेकिन वो कॉपीराइट का आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे आप IPR का समझो पहले। IPR में 2 चीज़ें हैं, P फॉर पेरिस, P फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, मतलब नॉट आई बट प्रॉपर्टी, P फॉर पेरिस, P फॉर प्रॉपर्टी, तो ये कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो पेटेंट के अंदर, IPR के अंदर आपके जब पेटेंट्स की बात होती है, तो यहाँ पे 1883 का ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और एक बर्न है, B फॉर बर्न और B फॉर लॉ। अब आप कहोगे B फॉर बर्न और B फॉर लॉ कैसे, मतलब बर्न मतलब आग, लॉ मतलब आग की लॉ, ज्वाला है ना, ज्वालामुखी की लॉ, लावा, कुछ भी ऐसे याद रख लो यार। तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक 1886 की कहानी है ये, ठीक, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। P फॉर पेरिस, P फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स, और B फॉर बर्न, मतलब बर्न मतलब आग, और लॉ मतलब आग, तो आग, एक आग है और एक P है, ठीक है। पेरिस और बर्न याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड है, UPSC कन्वेंशंस के बारे में पूछता है, क्यों पूछता है, क्योंकि कन्वेंशंस एक नाम पे बहुत सारी कन्वेंशन होती हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हेग कन्वेंशन, सर्च करना हेग से, सिर्फ हेग कन्वेंशन, एक हेग कन्वेंशन है आपकी चाइल्ड एबडक्शन वाली, है ना, जो UPSC ने इस बार पूछी थी, चाइल्ड एबडक्शन, एक हेग कन्वेंशन है, वो वेपन वगैरह और उस चीज़ से रिलेटेड भी है हेग कन्वेंशन, और एक और हेग कन्वेंशन है, 3 हेग कन्वेंशन ऑल इन ऑल आपको मिलती हैं। ऐसे ही मैड्रिड से रिलेटेड 2-3 चीज़ें, एक आपका मिलता है, एक आपका इस बार ओल्ड एज सिटीजन वगैरह उसका ना, तो सीनियर सिटीजन प्लान ऑफ एक्शन, इस तरीके से एक सीनियर सिटीजन्स के लिए है मैड्रिड प्रिंसिपल्स, और एक आपका मैड्रिड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लान ऑफ एक्शन
वो आपका उसके लिए है जो आपका अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में पंगा चल रहा है, वहाँ पे भी मैड्रिड प्रिंसिपल्स वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। और एक मैड्रिड है आपका विद रेस्पेक्ट टू सीनियर सिटीजन और उनसे उनके लिए, ठीक। तो ऐसे मैड्रिड में भी 2 हैं, ये गूगल कर लेना, ठीक है, एक एक करके, ये सारा आपको ज्ञान पता होना चाहिए, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं हुए हों, इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ। बोन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, एक बोन कन्वेंशन भी है, ठीक है, और एक बोन आपका चैलेंज भी है। बोन चैलेंज है वो लैंड के डिग्रेडेशन और वो सब चीज़ों से रिलेटेड, और बोन कन्वेंशन अलग है। तो आप ऐसे याद रखिए, कंफ्यूज कहीं नहीं होना। कंट्रीज लिमिटेड हैं, 206 300 जो भी कंट्री 200 के आसपास, यूएन में आओगे तो और कम हो जाएंगी, तो उन्हीं में इतने सारे कन्वेंशन, तो एक नाम पे अलग अलग है मल्टीपल, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा जो न्यूज़ में रहती हैं चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके रखो। ओके, अब पेरिस प्रॉपर्टी और बर्न का मतलब आग और लॉ का मतलब भी आग, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क याद रखना। पहला वाला 1883 से है और दूसरा 1886 से है, मतलब कांग्रेस के पहले और कांग्रेस के बाद अब की बार राहुल सरकार। ओके, नाउ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशन एंड एडमिनिस्टर द वाइपो। पता है आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन लाता है? वाइपो लाता है, ठीक है, तो वही वाइपो यहाँ पे भी है। इसके अलावा सब्सटेंटिव ट्रेड रिलेटेड डिसिप्लिन्स ऑफ आईपीआर, तो आईपीआर ट्रिप्स एग्रीमेंट इज ऑल्सो देयर, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। पेटेंट, एक आपको पता है ऑफिस ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन है, तो उसी तरीके से पीटीडी एक साथ याद रख लो, पेटेंट यहाँ पे कवर होगा, डिज़ाइन कवर होगा और ट्रेडमार्क कवर होगा। इसके अलावा जीआई कवर होगा, जीआई टैग जो आप पढ़ते हो, ठीक। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कवर होंगी और लेआउट कवर होंगे और कुछ और भी एक आध चीज़ें जैसे ट्रेड सीक्रेट्स और टेस्ट डाटा जो इंडस्ट्रियल की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब व्हाट आर आईपीआरस? तो आईपीआरस क्या होते हैं? किसी पर्सन के पास जो राइट्स होते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, जो उनके माइंड्स के राइट हैं, एंड दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट, ठीक। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने पहले बता दी। और कोई भी ड्रग कंपोजिशन है, बिजनेस मॉड्यूल है, प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है एंड सो ऑन, ठीक। अब क्या है यहाँ पे टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन, क्या वैलिडिटी है इंडिया में और वर्क्स कवर्ड, ठीक। सबसे पहले कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट आपको पता है, जैसे विजन की मैगजीन में लिखा हुआ है कि कॉपीराइटेड कंटेंट है और वगैरह वगैरह, ठीक। सो कॉपीराइट क्या है? इज अ लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट क्रिएटर्स के पास होते हैं फॉर देयर लॉ, देयर आग, उनकी जो आग है, यानी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये याद रखना, ये यहीं पे यूपीएससी सबको पता है कॉपीराइट, ये लिटरेरी आर्टिस्टिक, यही लोग कहते हैं कि छोड़ो बचपन वाली चीज़ें, मतलब फालतू की चीज़, यहीं खेलेगा यूपीएससी, है ना, इसलिए लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है यहाँ, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, याद रखना, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, ठीक। रेंजेस फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, एडवर्टीजमेंट, मैप्स, टीचिंग ड्राइंग, ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग्स, ठीक। और यहाँ पे टेक्निकल ड्राइंग्स है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जनरल रूल क्या है कि 60 ईयर्स तक ये रूल जो है वो लास्ट रहता है आफ्टर द डेथ, मतलब डेथ हो जाए ऑथर की, उसके बाद के 60 साल तक भी ये बना रहता है, ठीक है। ये हो गया पेटेंट। हम जो अभी पेटेंट की तो बात कर रहे हैं, तो पेटेंट भी ऐसा ही है, और पेटेंट ओनर के पास राइट होते हैं ऑन वेदर, मतलब वो सारी चीज़ें, पेटेंट शुड बी ऑब्टेन्ड इन ईच कंट्री, ये सब टेरिटोरियल है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट और प्रोसेस शुड प्रोवाइड अ जनरल और टेक्निकल सॉल्यूशन। अब क्या होना चाहिए? यहाँ तो नाम दे दिए कि बुक होनी चाहिए ये वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ जनरल देखो, या तो प्रोडक्ट और प्रोसेस, प्रोडक्ट का भी हो जाता है, प्रोसेस का भी हो जाता है। याद रखना कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों चीज़ें कवर हैं। कोई आ जाए कि प्रोसेस कवर नहीं है, प्रोडक्ट कवर है, प्रोडक्ट कवर है, प्रोसेस नहीं है, याद रखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट प्रोसेस शुड हैव अ जनरल, इन जनरल अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू फाइंड अ, कोई चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा हो, या फिर कोई प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट आर न्यू इन्वॉल्विंग इन कोई यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वेंशन, कोई ऐसा इन्वेंशन, इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैन बी पेटेंटेड, ठीक है। तो इन्वेंटिव स्टेप है, कोई सॉल्यूशन है या इन्वेंशन है या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किसी का है उस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि देखो, एक होता है कि प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, ये भी आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो, लेकिन वो किसी चीज़ का एप्लीकेशन है, समझ रहे हो, मतलब उसका कुछ एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीकों से उसका है, तो इस तरीके से याद रखना ये चीज़, ठीक। जनरल रूल ये तो उसका हो गया। टर्म ऑफ एवरी पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स होता है इंडिया में, और ये चीज़ ध्यान रखना कि फिल करना पड़ेगा, ये फिल वगैरह का नहीं है। कॉपीराइट जो है वो अलग से नहीं होता, मतलब इस तरीके से नहीं होता कि हमें कॉपीराइट का, लेकिन कॉपीराइट का जो है वो है, ठीक।
याद रखना ये चीज़। इसके अलावा यूटिलिटी मॉडल भी पेटेंट की तरह होता है, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड जो है वो भी कम होता है, और इनकी जो कंडीशन है यानी जो इनकी स्ट्रिक्टनेस है आपको जब आप अप्लाई करोगे वो भी कम होती है, ठीक है। शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, और मेन डिफरेंस यही है कि एक तो शॉर्टर पीरियड हो गया, और जो ग्रांटिंग है वो स्ट्रिंजेंट कम होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ इन्वेंटिव स्टेप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नोवल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल सॉल्यूशन, ठीक है, पासिस इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल पासिस फॉर यूटिलिटी, ठीक। तो प्रोडक्ट प्रोसेस यहाँ पे भी है, दोनों चीज़ें हैं, याद रखना, विच इज़ नोवल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल पासिस फॉर यूटिलिटी। यहाँ पे इन्वेंटिव स्टेप इज़ नॉट द लाइन, ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक, इन्वेंशन एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। और टर्म और प्रोटेक्शन यहाँ पे रहती है 6 साल से लेके 15 साल तक ये चीज़ रहती है, ठीक है। शॉर्टर देन पेटेंट क्योंकि वहाँ 20 साल था। ट्रेडमार्क आपको पता है कि कोई भी कंपनी का उसका सर्विस और गुड्स का एक एंटरप्राइज का उसका सेपरेट होता है, आपने ट्रेडमार्क देखे होंगे। कैन ओनली बी डिस्टिंक्टिव, कोई वर्ड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, लोगो हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, लेबल, नेम, सिग्नेचर, ठीक है, लेटर, न्यूमेरिकल और कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क जो होता है वो 10 साल के लिए होता है, याद रखना। पेटेंट 20 साल के लिए था। यूटिलिटी मॉडल उसमें हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, यही पढ़ा कि कम तो 6 से 15 और ये फिर 10, ठीक। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये क्या होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन? जैसे कोई चीज़ डिज़ाइन करी है, कार का मॉडल बनाया किसी कंपनी ने, कोई कुछ कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होती है कंस्टिट्यूट द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट, ठीक है, एक तो ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्टिकल। तो डिज़ाइन में कंसिडर 3 डायमेंशनल फीचर सच एज द शेप, सरफेस, कुछ भी हो सकता है, और द 2 डायमेंशनल फीचर जैसे पैटर्न और लाइंस और कलर। तो 3D और 2D याद रखना, ये चीज़ें कवर हैं। ये हाईलाइटेड वाला इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बनने के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और इंडिया में वैलिडिटी जो होती है इसकी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की, वो 2000 इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट इंडियन डिज़ाइन एक्ट 2000 में, और 15 साल है, याद रखना ये चीज़, 15 साल है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, 20 साल पेटेंट का था, 6 से 15 उससे कम उसका था, और 15 फिर से यहाँ आ गया, और ट्रेडमार्क का 10 ईयर्स है। देन वी हैव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ पे GI एक्ट 1999 का इंडिया का बना हुआ है, और 10 साल के लिए GI रजिस्टर्ड रहता है, और साइन कोई भी, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से इसके बारे में इकोनॉमी में, तो वही चीज़ है GI। ट्रेड सीक्रेट्स क्या हैं? सीक्रेट्स होते हैं कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई भी विच में भी सोल्ड और लाइसेंस्ड, कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कुछ होने वाला है तो उसके पहले की बात है। और एग्जांपल्स इंक्लूड फार्मूला, रेसिपी, पैटर्न, टेक्निक, कंपाइलेशन, मेथड, प्रोग्राम, प्रोसेस, डिवाइस। तो ये कुछ भी हो सकता है, बस सीक्रेट होगा। और ट्रेड सीक्रेट रिमेन वैलिड एज लॉन्ग एज द डज नॉट डिस्कवर इट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एज लॉन्ग एज वन डज नॉट डिस्कवर इट इंडिपेंडेंटली। तो उसके पहले मतलब जब बाहर आ जाएगी इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, सीक्रेट ही नहीं है। सीक्रेट कब तक है? जब तक इंडिपेंडेंटली डिस्कवर ना हो जाए वो, ठीक। समटाइम एसोसिएटेड विद IPR। तो यहाँ पे एवरग्रीनिंग, 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एवरग्रीनिंग और पेटेंट क्या होता है कि पहले आपने बनाया था माइक्रोवेव ओवन, और फिर माइक्रोवेव ओवन आपका, उसमें आपने थोड़ा किसी ने मतलब पेटेंट, जैसे मैंने लिया तो 20 साल का मुझे पेटेंट मिल गया। अब मैंने माइक्रोवेव ओवन के लिए पेटेंट लिया था, अब 20 साल बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दूंगा, और मैं कहूँगा फिर से पेटेंट दो। उससे क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि जैसे मान लो दवा बनाई किसी ने, तो उसने पहले तो उसके पास पेटेंट है, फिर उसने थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट कर दिया कि अभी ये, जैसे मैंने माइक्रोवेव ओवन दिया तो माइक्रोवेव ओवन वाला कह रहा है अब ये बोलेगा अभी कि भाई आ जाओ हो गया टाइम, या 20 मिनट हो गए, अलार्म लग गया उसमें, तो ऐसा कुछ उसने मॉडिफाई कर दिया, फिर वो कहेगा फिर से 20 साल। ऐसे ही मान लो ड्रग्स है, तो कुछ लीवर सही कर रहा था, तो उसमें मान लो कि कोई कह रहा है, कंपनी कह रही है कि अब ये लीवर के साथ साथ किडनी भी फायदा करेगी, वहां पे भी। तो एवरग्रीनिंग मतलब उसको बार बार, ऐसे ये कॉन्सेप्ट होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स इकोनॉमी में क्या होता है, वो ये होता है कि बार बार आप पेटेंट मतलब लोन को भी, मतलब ऐसे लोग जैसे विजय माल्या है, पता है कर्जे में है, फिर भी देते जा रहे हो, NPA हो चुका है पहले का, वो चुकाया नहीं और देते जा रहे हो, इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ठीक। ऐसे ये कंपलसरी लाइसेंसिंग और है, वो क्या होता है, ये अलाउ है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इंडियन पेटेंट एक्ट में अलाउ नहीं है, याद रखना, वो अलाउ नहीं है, वो कहीं अलाउ नहीं है, वो गलत चीज़ है, ठीक। कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे मान लो कोई फॉरेन कंपनी ड्रग बना रही है, वैक्सीन बना रही है, तो गवर्नमेंट कंपनी जो इंडिया का करेगी, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी वहाँ पे उसको कुछ पेमेंट कर देगी, और उसके पेटेंट को इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, दे देगी अपने प्राइवेट मैन्युफैक्चरर को कि लो बनाओ, आराम से मजे करो, बनाओ इसको और सबको जनता को पहुँचाओ,
और हमें रॉयल्टी हम दे देंगे, पैसे वैसे जो भी है पेटेंट होल्डर से वो सरकार निपट लेगी। तो गवर्नमेंट एजेंसी ऐसे कर सकती हैं। ये एक ट्रिप्स में भी इसको अलाउ कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ मतलब एक लेजिटिमेट है, क्योंकि अदरवाइज चीज़ें मतलब मोनोपोली बनेगी और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। ओके, दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल साइंस कोलैबोरेशन ऑन कोविड-19। तो बात हो रही है पेटेंट पूलिंग की। पेटेंट पूलिंग सिंपल क्या होता है कि मान लो कि कुछ रिसर्च हमने करी, कुछ आपने करी, कुछ किसी और ने करी, और जो मैंने कर ली वो अभी जो आपने की है वो भी मैं थोड़े दिन में करूँगा, है ना, ऐसा करके। तो ऐसे समझो इसको कि जो ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। तो कुछ ये भी काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। अब ये जो सी कर रहा है तो कुछ टाइम मतलब समझ रहे हो कि अगर अलग अलग एफर्ट कर रहे हो, यूपीएससी प्रिपरेशन है, ठीक है, एक कर रहा है, एक और कर रहा है, एस्पिरेंट एक एस्पिरेंट ये कर रहा है, ठीक है। तो अभी अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग आपस में शेयरिंग करके करने लगे मान लो, तो इनके जो रिसोर्सेज हैं, जो इनके ओवरऑल ये लोग के रिसोर्सेज हैं, वो जैसे मान लो ये हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहा है, ये ज्योग्राफी कर रहा है, कर तो सभी रहे हैं, लेकिन मान लो ये हिस्ट्री में एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, ये ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा होशियार है, और ये मान लो किसी और सब्जेक्ट में। तो अगर ये सारे अपनी रिसर्च वगैरह जो भी करते होंगे, गूगल वगैरह करते होंगे, तो अपने अपने सब्जेक्ट का जो एक्स्ट्रा है वो पूल अगर करेंगे तो जल्दी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगा। वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी पेटेंट पूलिंग का मतलब है कि अपने अपने पेटेंट थोड़े थोड़े से जो काम कर रहे हो उनको पूल करो, ताकि क्या हो, जनता का भला हो, कंपनीज का भी भला होगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि नहीं तो वो रिसर्च, जैसे अगर ये सी वाला हिस्ट्री प्रिपेयर करेगा, फिर ये ज्योग्राफी के लिए भी एक्स्ट्रा सोच रहा होगा, जो एक्स्ट्रा ढूंढ रहा होगा, है ना, कि क्या क्या और करना है, गूगल करना है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। तो अलग अलग करोगे तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा, तो उसमें भी फ़ायदा है, पैसे भी कम लगेंगे, और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं पेटेंट पूलिंग में। यही पेटेंट पूलिंग है सिंपल भाषा में। और कोस्टा रिका ने बोला कि ये पेटेंट पूलिंग होना चाहिए, ताकि जो अलग अलग रिसर्च कर रहे हो एक साथ करो सारी वर्ल्ड, तो वो जल्दी से हम कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन वगैरह डेवलप कर पाएँ, ऐसा इन्होंने बोला था। पहला जो मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न मतलब वर्ल्ड में स्विंग मशीन जो है कॉम्बिनेशन, स्विंग मशीन कॉम्बिनेशन 1856 में, ठीक है, उस टाइम पे 1856 में ये हुआ था पेटेंट पूल, ठीक। तो पेटेंट पूल के फ़ायदे हैं, यही सारे फ़ायदे हैं। जनता के लिए फ़ायदा है, जैसे मान लो वैक्सीन जल्दी डेवलप हो जाएगी, कंपनीज के लिए फ़ायदा है, एफर्ट्स कम लगेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, पैसे मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में काम हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इंडिया में पेटेंट पूलिंग का देखा जाए तो क्या सिनेरियो है। कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट पूलिंग इज़ न्यू इन इंडिया। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन पेटेंट एक्ट में पेटेंट इसकी बात नहीं है। इंडियन पेटेंट एक्ट में कंपलसरी लाइसेंसिंग की तो बात थी, लेकिन ये बात नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। और यहाँ पे बट एट द सेम टाइम पब्लिक इंटरेस्ट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है विच आर एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, तो ये भी रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस देखता है, तो ये भी उसको अलाउ नहीं करता। तो ओवरऑल इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, बट एट द सेम टाइम पब्लिक इंटरेस्ट में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फेयर एंड लव एंड वॉर, ठीक। सो दैट थिंग इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे 2-4 इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज एफर्ट्स। सबसे पहले CTEP है। CTEP क्या है, छुप गया, ओके नाउ। CTEP क्या है, CTEP इज कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल होस्टेड बाई WHO। तो WHO आया कि ठीक है हेल्थ की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है उसको पूल करेंगे, ठीक। तो ये एक यहाँ पे हम इसको और एक्सटेंड करेंगे तो पेटेंट पूल भी कर सकते हैं। जब टेक्नोलॉजी पूल कर रहे हो तो पेटेंट भी पूल कर दो, है ना। इसके अलावा GISAID क्या है, GISAID इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग और इन्फ्लुएंजा डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब जैसे कोरोना वायरस शुरू हुआ है, तो कोरोना वायरस में ये वैसे तो इन्फ्लुएंजा डेटा शेयर करने के लिए बना हुआ था, लेकिन बट एट द सेम टाइम इट इज़ डूइंग दिस थिंग ऑल्सो कि जो जेनेटिक सीक्वेंस और ये सारी चीज़ें और क्लिनिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा वो इन्होंने पब्लिक कर दिया ऑलरेडी। तो वायरस और ज्योग्राफी एज वेल स्पेसिफिक डेटा, तो उससे हेल्प मिलेगी। तो उसमें ये पेटेंट पूल भी इसमें मतलब ये भी एक है कि पेटेंट पूलिंग की टुवार्ड्स एक स्टेप है ये भी। फिर ये WHO आ गया, ये GISAID आ गया। अब GISAID है क्या, ये एक कोलैबोरेटिव इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर स्टेट। देखो मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे, ठीक है। एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम WHO भी यहाँ पे एक मेंबर है। तो एक समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि WHO इज द मेंबर ऑफ GISAID, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस GISAID एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम, तो कोलैबोरेशन है, तो ये सारी चीज़ें। और डेटा इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल द इंडिविजुअल, तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, तो वही चीज़ है। इसके अलावा ये हो गया WHO, ये हो गया आपका GISAID अलग से। अब आएगा मेडिकल पेटेंट, UN भी आएगा। तो UN का क्या है, मेडिसिन पेटेंट पूल। इन्होंने पहले ऐसा किया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू जेनरिक ड्रग फॉर HIV, TB एंड हेपेटाइटिस C, तो ऑल अलाउइंग देम टू सोल्ड ऑन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो हेपेटाइटिस C याद रखना, एलिमिनेट मत कर देना कि हेपेटाइटिस C तो अभी डिस्कवर हुआ था, इसी साल न्यूज़ आई थी, तो ये नहीं होगा। नहीं, ये भी है, क्योंकि हेपेटाइटिस C है, याद रखना ये चीज़ बस। क्यों है क्यों नहीं है वो छोड़ो, याद रखना बस कि हेपेटाइटिस C है। MPV इज अ यूनाइटेड नेशन बैक्ड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो UN बैक्ड है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी। ट्रिप्स है, ट्रिप्स के अंदर क्योंकि अलाउ है, जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ है, तो इसका मतलब है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि ये चीज़ें हो, मतलब शेयरिंग हो और ये सारी चीज़ें। पेटेंट इसको नहीं मानते वो, रेस्ट्रिक्टिव और वगैरह वगैरह, तो इसलिए उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी लास्ट में नगोया प्रोटोकॉल ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो नगोया प्रोटोकॉल इज़ ऑल्सो देयर, तो उसका जो आर्टिकल है उसमें भी बात है कि उसको भी ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को हम पूल कर सकते हैं, और ये चीज़ें हैं, ठीक। सो हमने इंडिया देख लिया, वर्ड देख लिया, और ये सारी चीज़ें देख ली। इंडिया पेटेंट पूल देख लिया, पेटेंट पूल होता क्या है देख लिया, कोस्टा रिका ने आवाज़ उठाई थी ये देख लिया, ट्रेडमार्क ट्रेड सीक्रेट देख लिया, जब तक बाहर ना आ जाए, सीक्रेट लीक ना हो जाए, तब तक ये एप्लीकेबल है। GI टैग 10 साल के लिए एप्लीकेबल है, GI एक्ट 1999 में प्रोवाइड करते हैं, इसका ऑफिस जो है वो चेन्नई में है। और इंडिया, ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देख लिया, डिज़ाइन जो होता है वो आपका 15 साल के लिए होता है। ट्रेडमार्क देख लिया 10 साल के लिए, GI भी 10 साल के लिए था, ट्रेडमार्क भी 10 साल के लिए है, डिज़ाइन 15 साल के लिए था, यूटिलिटी मॉडल भी 6 से 15 साल के लिए है। यूटिलिटी मॉडल में इन्वेंटिव स्टेप कवर नहीं होते, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ऊपर इन्वेंटिव स्टेप और ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन भी है और सॉल्यूशन भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। पेटेंट 20 साल के लिए होता है, कॉपीराइट 60 साल आफ्टर द डेथ। तो पेटेंट 20 साल के लिए है, और पेटेंट सबसे ज़्यादा है, याद रखो, सबसे हाई फाई पेटेंट है। और फिर बाकी जो चीज़ें हैं, यूटिलिटी मॉडल और यूटिलिटी मॉडल की रेंज है 6 से 15, और GI और 10 GIT ऐसे याद रख लो, GIT तो ग्लोबल जोग्राफिक GI यानी GI टैग, और ट्रेडमार्क तो GI ट्रेडमार्क 10 साल के लिए हैं, याद रख लेना। इतना सारे चीज़ें बिल्कुल याद हो गया। पेरिस से प्रॉपर्टी यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में, कांग्रेस के पहले और कांग्रेस के बाद बर्न कन्वेंशन 1886 में। वाइपो इज ऑल्सो देयर, ट्रिप्स इज ऑल्सो देयर। वाइपो और ट्रिप्स कमिटेड हैं इन चीज़ों के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, ठीक। नैनोमेकल्स देख लिया, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स देख लिया। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं, तो बॉडी के अंदर भी मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इनमें, सोलर रेडिएशन है क्योंकि सरफेस एरिया है। नैनोमेकल्स देख लिया और वो सारी चीज़ें देख ली, और नैनो एग्रीकल्चरल इन प्रॉपर्टी और वो सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। अब दिस इज़ इट। अब इसमें और अगर एक्सटेंड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। दिस इज़ इट। अगली वीडियो में हम बाकी के टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।